प्रोबेबिलिटी में कल हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिवाइज की थी और 15.1 और 2 दो एक्सरसाइज कवर अप करी थी। अब जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 15.2 तक हमने किया था मल्टीप्लिकेटिव का। थर्ड एक्सरसाइज इज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। What are independent events? Two events associated with a random experiment are said to be independent if one does not affect the probability of occurrence of other. Independent का मतलब सीधा है if one event does not affect probability of occurrence of other. सीधी बात तो ये है, एक इवेंट दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी के अकरेंस को मतलब होने को जो भी उसके चांसेस बनते हैं उसको इफेक्ट नहीं करता है। इंडिपेंडेंट मतलब दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। टू इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो हम ये कहेंगे अगर इंडिपेंडेंट की बात करूं तो क्या होना चाहिए, इसको क्या पढ़ते थे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को मतलब ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो। जब हम ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है तो बी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही बराबर होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन जीरो जरूर होनी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए लें तो इसका मतलब था बी की प्रोबेबिलिटी निकालो जब ए हो चुका हो। ए का होना या ना होना इस बी पर इफेक्ट नहीं डालता, तो प्रोबेबिलिटी बी के बराबर होगी। बट वैसे भी ये दिया हुआ है तो इट मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है। नाउ वैसे अगर हम एक थ्योरम करें, हम कैसे प्रूव कर पाएंगे कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि एक दूसरे पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। हम ये लिखेंगे टू इवेंट्स A and B associated with एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट हो। Two events A and B associated with same random experiment are independent। ये इंडिपेंडेंट होंगे बेटा इफ एंड ओनली इफ। अगर मैं ये कह दूं P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर था, पी ए मल्टीप्लाई बी। अगर A और B के कॉमन की प्रोबेबिलिटी पी ए मल्टीप्लाई बी बी के बराबर आ जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। और अगर इसी थ्योरम को n ऑर्डर तक एक्सटेंड करें, हम ये भी कह सकते हैं दैट इज इफ a1 a2 an are n independent events देखो a1 a2 an अगर n इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो और एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हो तो p ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन an किसके बराबर हो जाएगी, पी ए वन पी ए टू पी ए एन, क्योंकि किसी इवेंट के होने या होने का दूसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। नोट इफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर P और PB के बराबर है तो इंडिपेंडेंट, और मान लो अगर ये बराबर ना है नॉट इक्वल हो देन A एंड B आर डिपेंडेंट। फिर हम A और B को डिपेंडेंट बोलेंगे।
नेक्स्ट, अगर ए बी सी, तीन इवेंट्स है बेटा, ए बी सी, अगर इनको इंडिपेंडेंट कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? इफ ए और बी, पी ए बी बी, ए बी इंडिपेंडेंट हो, बी सी इंडिपेंडेंट हो, मतलब पी बी बी सी के बराबर हो, और ए सी भी इंडिपेंडेंट हो, एंड तीनों ये आ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई में आ जाए, पी ए, पी बी और पी सी, दोबारा लिख देते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज पी ए मल्टीप्लाई पी बी मल्टीप्लाई पी सी। अगर ये आ जाए तो ये हम कहेंगे तो नुआंस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास जो मेनली फॉर्मूला यूज होगा इस सेक्शन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कम से कम एक जरूर हो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है occurrence of at least one of the R elements, किसी के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से कम एक तो जरूर आए। हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज शुड विन, और थ्री बॉयज है तो जीरो विन तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट वन है तो एक विन कर जाए, दो करें, तीन करें। तो हमें सारे केसेस लेने होते हैं, तो इतने सारे केसेस लेने के बजाय हम क्या करते हैं, वन माइनस और नन कर देते हैं, वन माइनस पी वन, वन माइनस पी टू, वन माइनस पी और हम इनको माइनस करते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, if A and B are independent events, then A and B bar are also independent. A bar and B are ए बार और बी, और अगर ए बार एंड बी बार दोनों आ जाए तो भी इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो ए और बी बार, ए बार और बी, और ए बार बी बार दोनों सारे इंडिपेंडेंट मिलेंगे। आप कोई भी रिजल्ट्स लगा लो इसमें से। अब आपको प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन देखो, coin is tossed thrice, write all as possible code assumed equally likely, which of following cases E and F are independent। ठीक है, तो पहले हम एग्जांपल वन करते हैं, इसमें सैंपल स्पेस लिख देते हैं। कॉइन को तीन बार टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या होता है, एच एच टी एच टी एच एच टी टी, टी एच एच टी एच टी।
देखो एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। तो ये 8 केसेस हो गए टोटल। अब ये कह रहा है इन 8 केसेस में से ई एक इवेंट को ले लिया, फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड। और एफ किसको मान लिया, लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन टेल। अब फर्स्ट थ्रो हेड का है, हेड के फर्स्ट थ्रो में ई क्या बनेगा आपका, फर्स्ट थ्रो हेड के केस 1 2 3 4 4/8 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, लास्ट थ्रो टेल। देखो पीई आ गया, अब पीएफ, पीएफ तो जाएगा लास्ट रो, लास्ट रो में 1 2 3 और 4, अगेन 4/8 1/2। अब आप लोगे ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का कॉमन, फर्स्ट हेड हो लास्ट टेल हो। फर्स्ट हेड लास्ट टेल कितने मिलेंगे ऐसे, दो केस, बीच में एक बार टी और एक बार एच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये 2/4 1/2 है, 2/8, टोटल तो 8 ही है 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई मल्टीप्लाई पी एफ, पी इज 1/2, पी एफ इज 1/2 1/2 which is equal to p of e intersection f, therefore e and f are independent। इससे क्लियर हो जाएगा ई और एफ इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 1/4 बन रहा है और वो इसके बराबर आ गया, ना आ रहा होता तो हम छोड़ देते इसको। फिर है आपके पास एग्जाम्पल 2, आप अपने आप से कर लेंगे, 3 भी हो जाएगा, सिंपल है। अब ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, देखें एग्जाम्पल 4 है, इफ पी ऑफ ए बार नॉट ए मतलब ए बार 0.4, पी ऑफ ए यूनियन बी 0.7, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, पी ऑफ ए बार इज 0.4, ए यूनियन बी इज 0.7, ए और बी इंडिपेंडेंट है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो फर्स्ट पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ए पी बी, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए बार अगर 0.4 है तो पी ए कितना होगा, 1 माइनस 0.4 0.6। ठीक है, पी ऑफ ए यूनियन पी ए बार इज 0.4, तो पी ऑफ ए इज 0.6, तो पी ऑफ बी मुझे नहीं पता, पी बी रहने दो, पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए मल्टीप्लाई पी बी लिख देंगे, पी बी माइनस 0.6 बी, 1 माइनस 0.6 इट इज 0.4 पी बी, और यहाँ पे है 0.7 0.6, 0.7 माइनस 0.6 इज 1 0.4 पी बी, तो दिस implies
PB is 0.1 by 0.4, 1 by 4, 0.24। तो हमें इस तरह से कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, A and B are two independent events. Then show that probability of occurrence of at least one of A or B is given by, means A and B are two ये गिवन है। A and B are independent events। आपको फाइंड आउट करना है P ऑफ A और B अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो बेटे आपको शो करना है A यूनियन B इज 1 माइनस PA बार इंटू PB बार। ठीक है, ये चीज शो करनी है। कैसे शो करेंगे देखो, P ऑफ A यूनियन B इज PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, PA मल्टीप्लाई PB। PA PB कॉमन ले लूं तो 1 माइनस PA। ठीक है, PA प्लस PB इंटू 1 माइनस PA PA बार। अब PA को 1 माइनस PA बार प्लस PB इंटू PA बार 1 माइनस PA बार इन दोनों में से कॉमन ले लूं तो 1 माइनस PB 1 माइनस PA बार इंटू PB बार। तो यही हमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a bag contains देखो बैग के अंदर 3 रेड 8 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 रेड 5 ब्लैक। सेकेंड बैग, ये बैग 1 है। सेकेंड बैग कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। एक में 3 रेड 5 ब्लैक है, दूसरे में 6 रेड 4 ब्लैक है। ठीक है, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी both are red। Second, both are black। प्रोबेबिलिटी ढूंढो कि दोनों बॉल्स रेड हो। सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी ढूंढो दोनों बॉल्स ब्लैक हो। तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट रेड बॉल इज फ्रॉम फर्स्ट बैग और बी को ले लिया सेकेंड। फर्स्ट बैग में से और बी इवेंट ले लिया। इसने कहा दोनों रेड हो तो मैंने क्या लिया, एक रेड बॉल फर्स्ट बैग में से और एक रेड बॉल सेकेंड बैग में से। अब अगर देखें तो ए और बी इंडिपेंडेंट है क्योंकि फर्स्ट बॉल में से बैग में से निकाल रहे हो और सेकंड में से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बोथ रेड क्या आएगा, पी ए मल्टीप्लाई पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। रेड बॉल की फर्स्ट में से 3/8, सेकंड में से रेड की 6/10। 9/40 प्रोबेबिलिटी। और सिमिलरली बोथ ब्लैक हो तो भी इंडिपेंडेंट होंगे, फिर आप ब्लैक दोनों ले लोगे, उनकी प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चंस में जितने भी आएंगे ना बेटे, वो इंडिपेंडेंट केसेस बन जाएंगे। बॉल्स में तो हम क्या करेंगे, या तो बैग अलग अलग ले लिए, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हमने रिप्लेस कर दी बॉल, एक बॉल फाइंड आउट करने के बाद रिप्लेस कर दी फिर से। एग्जाम्पल 10 है, जैसे a problem in mathematics is given to 3 students whose chances of solving, तो हमने क्या मान लिया, let a b c be events that problem in maths is solved by 3 students respectively। पहला प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो ए मान लिया, दूसरा करते हैं तो उस इवेंट को बी मान लिया, तीसरा प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो उसको सी मान लिया। What is the probability that volume problem will be solved? क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब एक बात देखो, किसी चीज को सॉल्व कराना हो तो अलग अलग बातें होगी। हो सकता है पहला सॉल्व करे, दूसरा तीसरा ना करे, सेकंड वाला कर दे, थर्ड वाला कर दे, फर्स्ट और सेकंड दोनों कर दें, या सेकंड और थर्ड दोनों कर दें, या फर्स्ट और थर्ड, या तीनों ही सॉल्व कर दें। मतलब कहने का मतलब, चाहे कोई भी सॉल्व करे, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे एक सॉल्व करे, दो करे, तीनों करे। तो बहुत सारे केसेस हो गए अलग अलग। हम क्या करेंगे, गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सॉल्व करने के चांसेस, बी के सॉल्व करने के चांसेस, और सी के दिए। तीनों अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्लियरली ए बी सी आर इंडिपेंडेंट। ये ए बी सी इंडिपेंडेंट होगा। अब अगर ये निकालना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो मतलब तीनों में से किसी ने भी नहीं करी, तो उसको 1 में से माइनस कर दें। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम कुड नॉट बी सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, उसके लिए क्या होगा, ए बार बी बार सी बार। तीनों ने नहीं करी, तीनों इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, पी ऑफ ए बार 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। ये आ जाएंगे तीनों। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मीन्स 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, 3 से 3, 1/4 आ गई प्रोबेबिलिटी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किसी ने भी नहीं करी। अब मुझे तो ये चाहिए था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे कोई भी करे। प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय at least one of them, 1 माइनस, ये आ जाएगा बेटे।
इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस पी ए बार पी बी बार पी सी बार। तो वो तो हमने सॉल्व किया ही है, तो ये 3/4 आंसर हो जाएगा। 15.3 के क्वेश्चन सारे ऐसे करने हैं, प्रोबेबिलिटी आपको दी जाएगी। अब जैसे एक बैग है वो कंटेन करता है, देखो बैग कंटेन 5 वाइट 7 रेड। Bag contains 7 red, 5 white, 7 red, 8 black balls. 4 balls are drawn one by one. What is the probability that at least one is white? कम से कम एक white जरूर हो। अब इसके अलग अलग केस हो गए ना, फर्स्ट white हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड white हो सकती है, फर्स्ट और थर्ड हो सकती है, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ। बहुत सारे केसेस हैं। जब इतने सारे केसेस बनते हो, हम सीधा करेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज वाइट। हम पहले ये मान लेंगे 4 अटेम्प्ट किए, कोई भी बॉल वाइट नहीं आई, ठीक है। अब वाइट बॉल फर्स्ट ड्रॉ में, सेकंड ड्रॉ में, थर्ड ड्रॉ में, सभी में सेम रहेंगी, ठीक है, क्योंकि वाइट ही लेनी है। और इसने एक बात और लिखी, विद रिप्लेसमेंट। ये आ गया प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज वाइट। अब लेनी हो तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/20, 1/4। 5/20 means 1/4. तो none of the probabilities white is 3/4, 3/4, 3/4, 3/4। कोई भी बॉल वाइट नहीं आई, ये आ जाएगा 81/256। अब इसने कहा प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन बॉल इज वाइट, कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 81/256। ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आप जब भी कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हो, इस चीज को मान के चलो कि ना, आपको ये देखना है रिप्लेसमेंट हुई या नहीं हुई, केस इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई में चलेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।